Yes, Yes, yes. जी। ठीक है. So go on to the Android Study Jam website. आपको लिंक आई सेंड एंड साइन इन वहाँ पे. मैं चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है. मतलब ये वेबसाइट खोल के रख लो, ठीक है. और एक और वेबसाइट आई एम सेंडिंग, उसको भी आप खोल के रख लो. देयर वी विल बी प्रैक्टिसिंग कॉटलिन. ये दोनों आप वेबसाइट खोल के रख लो. एक्सक्यूज मी दी. हाँ. दी मैंने डीएससी में वो AR VR लिया और ML लिया था, तो ये उसी का अलग पार्ट, मतलब दो ही ले सकते थे ना उसमें. ये क्या है? ये मेरे पास ईमेल आया था, शायद मैंने कुछ फिल किया होगा. सो दिस इज अ प्रोग्राम बाय गूगल जो सारे DSCs ने मिलके ऑर्गेनाइज करा है. ये इसमें सबके यू विल बी. लिए है? हाँ, एनीवन कैन जॉइन है सर. आपका अच्छा. सर्कल लिमिटेड नहीं है. ओके, ठीक है, थैंक यू. ओके. सो आई होप सबने खोल लिया होगा. नाउ आई विल स्टार्ट लाइक फॉर्मली. ओके. Welcome back everyone to the second session of Android Study Jams. I am Ritika Talukdar, your facilitator for this program. So since you all are freshers, we will be starting with Kotlin today. So the first question, what is Kotlin? Kotlin is a modern programming language. We use this language to develop Android apps. It was started as a project by JetBrains in 2010 and was made open source under the Apache 2.0 license, with Kotlin 1.0 released in 2016. This language has quickly gained attention among the developer community and in the industry as well. It is one of the fastest programming languages as according to GitHub. So you must be wondering कि हम जावा से भी बनाते हैं apps, हम Kotlin से भी बनाते हैं, तो हम Kotlin क्यों prefer करें over Java? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि कुछ साल पहले ही गूगल हैज announced that Kotlin will now be the official language of Android apps. So I guess this was in 2017 or 18. तो उसके बाद से जितने भी apps अब डेवलप होंगे सब कुछ Kotlin में होगा. So if you already know Java या आप Java से apps बनाते होंगे तो आगे जाके जब आप खुद का ऐप बनाओगे या कुछ भी अगर प्रोजेक्ट में वर्क करोगे तो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको कॉटलिन नहीं आता होगा एंड वो आप प्ले स्टोर में ही उसको अपलोड नहीं कर पाओगे. देन क्या यूज होगा, राइट? एंड कॉटलिन का ये अच्छी चीज होती है कि अगर आपका कोई ऐप जावा में है तो आप उसको अपने कॉटलिन में यूज कर सकते हो, कॉटलिन वाली ऐप में यूज कर सकते हो. इट ऑल्सो दिस लैंग्वेज इट इज ऑल्सो कंसाइज. बहुत शॉर्ट कोड्स होते हैं इसके एंड आप बहुत अगर आपका जावा का प्रोजेक्ट है जिसमें आपका सपोज 5,000 6,000 लाइन्स है तो कॉटलिन को आप बहुत ही उसको छोटा इन 2,000 और 3,000 लाइन्स है वो पूरा सेम कोड सेम फंक्शनिंग आप लिख सकते हो. सो एज अ डेवलपर वी ऑब्वियसली वी वुड प्रेफर दैट क्योंकि हमको इन शॉर्ट कोड इन शॉर्ट टाइम हमको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने का वही हमारा मेन एम होता है, राइट? This is one of those benefits of Kotlin. It also helps you write safer code. Kotlin में ऐसा होता है जब जितने भी आपके एरर्स होते हैं ना, सपोज आपको कुछ भी अगर आपको कोई छोटा सा छोटा एरर भी होगा, आपको कोई आपका कहीं डॉट गलत लग गया हो या कोई अपना वेरिएबल, मैं आपको बताऊंगी आगे जाके वेरिएबल्स क्या होते हैं. अगर आपको कुछ डेटा जो डेटा है आपने अगर इंटीजर कोई आपको नंबर वाला डेटा होना था बट वहाँ पे आपने कोई लेटर का डेटा ले लिया तो आपको वहीं पे बता देगा कि आपका एरर आ जाएगा. तो रादर देन आपने सारा पूरा कोड लिख दिया एंड लास्ट में जाके आप कंपाइल उसको अपना प्रोग्राम को रन करोगे एंड इतने सारे एरर्स आएंगे, इससे अच्छा आप जब टाइप कर रहे हो कि उसी टाइम आपको एरर्स पता चल जाते हैं.
दिस वाज द सेकंड बेनिफिट. थर्ड बेनिफिट मैंने आपको बताया, आप जावा को यूज कर सकते हो विद कॉटलिन. So these were the three benefits of Kotlin. Now let's start with the programming part of it. Can anyone tell me what do you mean by variables? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखा हो, what does variable mean? जो किसी भी चीज की वैल्यू स्टोर करते हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, मीन्स जो जैसे हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो हम उसे स्टोर करें, मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं मे बी. राइट राइट, पार्शली यूर करेक्ट. अब जैसे कोई और जैसे लैंग्वेज होती है, कोई C++ या जावा होता है, उसमें हम वेरिएबल का एक ही मतलब होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं बार बार डेटा, राइट. अगर हम ऊपर 5 डाला, कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसमें हमने 5 डाला, नीचे जाके अगर हमने 6 डाल दिया तो दैट इज फाइन. बट इन कॉटलिन, अच्छा, बिफोर दिस, फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट वेरिएबल्स आर, अब वेरिएबल्स आर बेसिकली दे आर कंटेनर्स ऑफ डेटा. ठीक है, अगर जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा, हम मैथ्स में हम एक्स वाई जेड ऐसे वेरिएबल्स यूज करते हैं ना, वही सेम चीज है प्रोग्रामिंग में भी. हम कोई एक ऐसे लेटर ले लिया या कोई नेम ले लिया, उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. सो दोज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. नाउ इन कॉटलिन यू हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. यू हैव म्यूटेबल वेरिएबल्स एंड इम्यूटेबल वेरिएबल्स. अब म्यूटेबल का मतलब, म्यूटेबल को हम var, जो VAR लिखा हुआ है, इससे हम डिनोट करते हैं. जो भी var टाइप के वेरिएबल्स होंगे दोज विल बी म्यूटेबल. म्यूटेबल मतलब सपोज आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, आपने कोई x लिया वेरिएबल, उसमें हम आपने डाल दिया 5. ठीक है, 5 x की वैल्यू है 5. अब आगे जाके आपने x को डाल दिया, x में डाल दिया 1 या 2 या इवन A B C कुछ भी डाल दिया. तो ये जो प्रॉपर्टी है कि आपने उसका डेटा चेंज कर दिया, दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड म्यूटेबल वेरिएबल्स. अब अगर वही सेम x अगर val टाइप का होता, val टाइप का होता, तो ये जब आप नेक्स्ट टाइम में जब x इक्वल टू 1 कर रहे थे, वो नहीं चलता, वो आपका एरर आता, बिकॉज इट इज अ इम्यूटेबल टाइप ऑफ वेरिएबल. आर यू गेटिंग? दो टाइप्स होते हैं, वैर एंड वैल. वैर वो होते हैं जो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, और उसमें आप कोई भी डाल सकते हो, कुछ भी डेटा टाइप का वेरिएबल डाल सकते हो. चाहे आपने ऊपर इंटीजर डाला हो, बट नीचे जाके आप उसमें कैरेक्टर वैल्यू डाल दो, वो चल जाएगा, कुछ नहीं होगा. बट इन वैल आप यू कैन ओनली इनिशियलाइज इट वंस. अगर उसमें इंटीजर डाल दिया तो वो वही रहेगा और उसकी वैल्यू वही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. अब ऐसे क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे वेरिएबल्स लेते हैं क्यों है कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो कभी. ये तो अभी जैसे मैंने सिंगल वेरिएबल्स के मैंने एग्जांपल दिया ना, आगे जाके आप एरेज, स्ट्रिंग्स, ये सब यूज करते हो, वो होते हैं जिसमें बड़े बड़े टाइप ऑफ डेटा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है. तो वी वुडंट वांट दैट डेटा टू चेंज, राइट. सो हम उन वेरिएबल्स को हम वैल टाइप का लेते हैं ताकि वो चेंज ही ना हो. अब ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. अब मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, कीवर्ड. जैसे हमने यहाँ पे var लिखा हुआ है ना, var एंड val, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स. अब व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं इन लैंग्वेजेस, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो वो रिजर्व्ड होते हैं कि हम इस वर्ड का मतलब एक फिक्स उसका मीनिंग होगा, एंड हम वो वर्ड्स कहीं भी अपने प्रोग्राम में कोई और मीनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते. वैर एंड वैल तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ये वेरिएबल्स है. अगर ये कीवर्ड्स है. अगर आपको कोई वेरिएबल, सपोज आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, उसका आप नेम वैर नहीं दे सकते बिकॉज दिस इज अ कीवर्ड, उसका स्पेसिफिक मीनिंग है. ऐसे एक और होता है जैसे इंटीजर. इंटीजर इट इज अ डेटा टाइप, मतलब वो भी एक कीवर्ड है. इंटीजर डेटा टाइप मतलब उस डेटा का क्या टाइप होगा, दोस आर कॉल्ड डेटा टाइप्स. इंटीजर का मतलब आप सिर्फ इंटीजर नंबर्स के वो डेटास आप डाल सकते हो, सिर्फ वो इंटीजर के टाइप्स ऑफ डेटा डाल सकते हो उस वेरिएबल में. अब आप कोई अगर वेरिएबल बना रहे हो, उसका आप नाम इंटीजर दे दोगे तो वो नहीं चलेगा. सिमिलरली फॉर फ्लोट, फ्लोट का मतलब डेसिमल वैल्यूज, जो भी डेसिमल डेटाज होते हैं, डेसिमल वैल्यू के डेटाज होते हैं, दोज आर टेकन एज फ्लोट वैल्यूज, FLOAT, फ्लोट.
तो वो भी एक कीवर्ड हो गया। ऐसे ही स्पेसिफिक बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दोज वर्ड्स, बहुत बड़ी लिस्ट होती है, बट एज एंड व्हेन यू कोड आपको अपने आप ऐसे याद हो जाएगा। तो दोज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। अब एक बेसिक वेरिएबल का जो सिंटैक्स होता है ना, ओके सो अच्छा, बिफोर, हाँ ठीक है, ओके बिफोर दिस, आपको जब भी आप कॉटलिन में कुछ भी कोड करोगे, जो भी कुछ भी करोगे, आप एप्स बना रहे हो उसके लिए भी कोड बनाओगे, तो यू हैव टू हैव अ फंक्शन कॉल्ड मेन फंक्शन। जैसे हमारा सी प्लस प्लस सी में भी होता है ना, जावा में भी होता होगा मेन फंक्शन, तो कॉटलिन में भी होता है मेन फंक्शन। इसी के अंदर आप सारे कोड्स लिखते हो, बिकॉज दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर कोड। अब जैसे आपके, जब आप कोई भी एक ऐप लिखते, कोई भी अगर बेसिक भी ऐप होगा ना, उसमें कम से कम 10 to 11 पेजेस ऑफ कोड्स तो होंगे ही। अब इतना सारा कोड है, कंपाइलर को क्या पता कहाँ से क्या कोड स्टार्ट हो रहा है। तो मेन फंक्शन एक ये है आपका एंट्री पॉइंट, कि कंपाइलर इतना बड़ा कोड में भी वो सबसे पहले वो ये लाइन ढूंढता है। यहाँ जैसे उसको ये लाइन मिल गया, उसके अंदर जितना भी कोड्स है, फिर वहां से वो रन करना स्टार्ट करता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो दिस इज लाइक द एंट्री पॉइंट ऑफ योर कोड्स। यहाँ पे ये फन फन देख रहे हो, फन डार्क ब्लू कलर का हो गया, बिकॉज दिस इज अ कीवर्ड। अभी अगर मैं यहाँ पे वैर लिखूंगी, वो भी डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अगेन अ कीवर्ड। ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ उसका नाम है इंटेलिजे आइडिया, बट आपको ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो सेकंड लिंक दिया है ना, मैंने आपको सेकंड लिंक दिया है वो कॉटलिन प्लेग्राउंड का, उसमें आप कॉटलिन प्रैक्टिस कर सकते हो। यू डोंट हैव टू डाउनलोड इंटेलिजे आइडिया फॉर दिस। ओके सो वेयर वाज आई, या वेरिएबल के सिंटैक्स। अब जैसे मैं आपको बताया वैर एंड वैल होता है, तो हम सपोज एक एक्स ले लिया, एक्स इक्वल टू 5, वैल y इक्वल टू ए डाल दिया सपोज, ठीक है। अब अगर ये आपका बेसिक सिंटैक्स होता है, आपने डाल दिया कौन सा टाइप का है, वैर या वैल टाइप का, फिर आपका वेरिएबल का नेम इक्वल टू जो भी आप उसको इनिशियलाइज करोगे। ये आपका बेसिक सिंटैक्स होता है ऑफ एनी वेरिएबल। अभी अगर आपको इसी वैल को अगर आप लिखोगे y इक्वल टू सपोज b, तो आपको यहाँ पे एरर आ गया, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। मतलब वैल आपको फिर से आप असाइन नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बताया उसका डेफिनेशन होता है। Simran, if you are here, yeah, you can leave. It's fine. You can just watch the recording afterwards. Thank you, Ritika. Thank you. No problem. अब इसी वैर को अगर आप कुछ भी डाल दो तो आपको ये चल जाएगा ना। अब ये जो आपके वेरिएबल के नेम्स होते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे y लिया हुआ, यहाँ पे x लिया हुआ था, इनके भी कुछ कन्वेंशंस होते हैं कि आप कुछ भी नेम नहीं ले सकते हो। उन जो नेम्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेम्स हम उसको नहीं बोलेंगे, उसको आइडेंटिफायर बोलेंगे। सो आपको जो भी वेरिएबल को नेम दोगे, इट शुड मस्ट बिगिन विद अ लेटर और विद एन अंडरस्कोर। उसमें आपके जो स्पेसेस होते हैं ना, आप स्पेसेस नहीं दे सकते हो नेम को। They can have letters, numbers, or underscores, and uppercase and lowercase characters are distinguished. So अगर आपका एक वेरिएबल का नाम है जैसे my name और my name, तो इसमें आप देख रहे हो n यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, तो these will be different variables, same names नहीं होंगे। So please remember, जो भी आपका
अपर केस लोअर केस होता है ना, दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अगर आपका एक भी कुछ भी अपर केस हो गया या कुछ भी लोअर केस हो गया तो उसमें एरर्स आएंगे। आई होप इतना समझ आया होगा सबको, वेरिएबल्स और यस जी। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताया था डेटा टाइप्स, अब डेटा टाइप्स है बेसिकली जो भी आपका, जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाला, यहाँ पे ए डाला, है ना। 5 मतलब ये आपका डेटा हो गया, कुछ भी डेटा, 5 will be और डेटा, और इसका टाइप क्या होगा, दिस इज एन इंटीजर टाइप। ये ए आपका डेटा है, इसका टाइप क्या होगा, दिस इज अ कैरेक्टर। ऐसे ही अगर वो डेसिमल होता, ये देखो अगर आपका वो डेसिमल होता तो उसके लिए आप तो वो डेटा टाइप का मतलब होता है फ्लोट। अगर आपका एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता, जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिखती y इक्वल्स टू वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम्स, तो ये आपका एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो गया है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स का सीक्वेंस। तो दिस विल बी अ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। और अगर आपके सिंगल कैरेक्टर्स होंगे तो आपका कैर टाइप होता है। अब बूलियन का मतलब, अगर इसमें आपने ट्रू लिख दिया या फॉल्स लिख दिया, दीज आर योर बूलियन वैल्यूज, कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दे आर कॉल्ड बूलियन वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। अब जैसे हमको पता चल गया वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब सिर्फ वेरिएबल को ऐसे असाइन करते करते तो यूज नहीं करना होगा ना, कुछ तो उसमें ऑपरेशन लगाना होगा, या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, या कुछ आपने कंपेयर करना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ तो करना होगा वेरिएबल्स के साथ। तो वो करने के लिए वी यूज ऑपरेटर्स। ऑपरेशंस के लिए वी यूज ऑपरेटर्स, वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस साइन माइनस, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवीजन है, दिस इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब अगर आप ए मॉड, अगर आप सपोज ए मॉड बी करोगे और ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है सपोज 2, सो आप 5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा ना, वो वैल्यू आपका रिटर्न करेगा, ये वाला ऑपरेटर मॉड्यूलस। वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन मतलब ये डबल इक्वल टू मतलब वो दो वैल्यूज आपकी कंपेयर करेगा। सपोज आपको चेक करना है कि ए की वैल्यू है, आपके पास दो वेरिएबल्स है ए और बी, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 7। अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि ये इक्वल है या नहीं, तो आप ए इक्वल टू बी लिखोगे, मतलब वो चेक करेगा कि 5 इज 5 इक्वल टू 7 और नॉट, ठीक है। तो ये बेसिक उसका मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड द नॉट इक्वल टू, एज द नेम सजेस्ट, वो चेक करेगा कि वो ए बी के इक्वल है या नहीं है, इक्वल क्या, वो चेक करेगा। दिस इज द लोअर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू। ये तो बस बेसिक मैथ्स के ऑपरेटर्स है, ये तो आपको पता ही होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये अभी इक्वल टू जो हमने अभी यूज किया यहाँ पे, x इक्वल टू 5, दिस कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब वो ये वाला लेफ्ट पे जो भी वैल्यू है वो राइट को असाइन कर देता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, राइट पे जो वैल्यू है उसको वो लेफ्ट पे असाइन कर देता है। प्लस इक्वल टू, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे लिखोगे प्लस इक्वल टू, मेक श्योर आपके सारे वेरिएबल्स ना ऐसे ऐसे सेम इंडेंट पे होगा। अब यहाँ पे इंडेंट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो वो एरर आएगा, मतलब सेम लाइन में होना चाहिए। ये जो हमने लिखा दिस इज, इसका मतलब हम z को ये जो स्टेटमेंट है ना, इसी का शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग इज दिस वन, ठीक है। सिमिलरली माइनस इक्वल टू का मतलब वही प्लस की जगह माइनस आ जाएगा,
z इक्वल टू z माइनस x ले लो, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। फिर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इसका मतलब अगर आप x प्लस प्लस कर दोगे तो ये जो है ये x की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, तो x की वैल्यू नाउ नाउ विल बी 6। अगर आपने z भी प्लस प्लस कर दिया तो z विल नाउ बी 9। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए x माइनस माइनस मतलब वो 1 से माइनस कर, 1 से ही होता है, या तो 1 से प्लस होगा या 1 से माइनस होगा। ठीक है, तो दीज वर योर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब आते हैं स्ट्रिंग्स। अब जैसे मैंने ये लिखा था, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम्स, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग बिकॉज दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये एक स्ट्रिंग बार में repeat कर दो, कौन सा वो लास्ट वाला। ऑपरेटर्स? यस। ओके, x प्लस प्लस मतलब x की अभी वैल्यू 5 है ना, तो x प्लस प्लस जैसे ही कर दिया तो x को 1 से बढ़ा देगा। सो नाउ x विल बी विल हैव द वैल्यू ऑफ 6 क्योंकि हमने x प्लस प्लस कर दिया। यहाँ पे हमने x माइनस माइनस किया हुआ है, मतलब वो 1 से कम कर देगा, तो नाउ x विल हैव द वैल्यू ऑफ 4। 5 में एक ऐड कर दे अगर प्लस प्लस है, और माइनस माइनस है तो 1 से माइनस कर दो। थैंक यू। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिंग्स। दिस इज अ वे ऑफ दिस इज a syntax of declaring a string। या तो var s इक्वल टू ये कर दो, या तो आप मेंशन कर दो कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। वैसे दिस इज नॉट नीडेड बिकॉज कॉटलिन की ना एक प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड टाइप इन्फेरेंस। टाइप इन्फेरेंस मतलब जो कंपाइलर होता है ना कॉटलिन का, उसको वो जो भी वेरिएबल्स में का कुछ भी डेटा डाल दो वो अपने आप समझ जाता है कि उसमें कौन सा डेटा टाइप का डेटा है। जैसे अगर आप ये अपने यहाँ पे लिखा var s इक्वल टू वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम्स, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि s हैज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा var x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कंपाइलर को पता है कि x का जो डेटा टाइप है इट इज इंटीजर, z का डेटा टाइप है इंटीजर। अगर यहाँ पे 8.7 होता तो z का डेटा टाइप है फ्लोट, ऐसे y का डेटा टाइप है कैर। ठीक है, तो इस ये लिखना जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद के अपना कोड रीडेबल बनाना है और समझना है तो आप इसमें एक्सप्लिसिटली इसको लिख सकते हो। अब एरेज, स्ट्रिंग्स में क्या था, हम सिर्फ कैरेक्टर्स डाल रहे थे और स्पेसेस डाल रहे थे। इसमें हम कोई नंबर नहीं डाल सकते, स्ट्रिंग में कोई भी डिजिट नहीं आएगा स्ट्रिंग के अंदर। एरे के लिए हम नंबर्स के लिए हम एरे यूज कर सकते हैं। अगर हमको सपोज सपोज किसी का हमको अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। आपने कोई ऐप बनाई, इसमें आपने लॉगिन स्क्रीन डाला, उसमें आपको इंसान का ईमेल आईडी चाहिए और फोन नंबर भी चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम अपना नाम डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, फोन नंबर डालते हैं ना। तो नेम के लिए वी कैन यूज स्ट्रिंग क्योंकि हमारा एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है नेम। ईमेल के लिए भी हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स यू कैन ऐड, एट द रेट, फुल स्टॉप, ये सब आप स्ट्रिंग में डाल सकते हो बट नंबर्स नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ईमेल के लिए भी वी कैन यूज स्ट्रिंग। अब अगर किसी का फोन नंबर स्टोर करना है तो फोन नंबर विल बी डिजिट्स, तो उसके लिए वी यूज एरेज। और एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका होता है ये, आपने वैल, यूजुअली हम एरेज एंड स्ट्रिंग्स के लिए हम वैल यूज करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट देम टू चेंज आफ्टरवर्ड्स। बट अगर आप कोई ऐसे प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आपको एरे का कुछ वैल्यूज को चेंज करना है तो आप उसको वैर डेटा टाइप ले सकते हो, डजंट मैटर। दी अगर ईमेल आईडी में नंबर्स भी हों तो अब अच्छा, ये तो मैंने आपको सी प्लस प्लस या जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हम उसमें एरेज में सिर्फ नंबर देते हैं। बट यहाँ पे कॉटलिन में एरे कैन हैव एनीथिंग, नंबर्स भी हो या आपका देखो जैसे लिख के समझाती हूँ।
यहाँ पे आपने सपोज हेलो डाल दिया, ये आपका एक एलिमेंट बन गया। आपने यहाँ पे 6 डाल दिया, ये भी डाल सकता है। सेम एरे में यू कैन हैव एनीथिंग, डिजिट, ऐसे स्ट्रिंग भी आ सकता है या सिंगल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। तो कॉटलिन में अगर आपको, जैसे अभी आपने बोला ईमेल में नंबर्स होंगे, तो यू कैन यूज एरे, उसमें कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट का, जो सारे एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप सेम ही हो। दिस इज नॉट कंपल्सरी इन कॉटलिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर लैंग्वेजेस। इसलिए हम यहाँ पे, या तो आप इसमें मेंशन, अब जैसे अगर आपको सिर्फ इंटीजर्स का ही एरे बनाना होता ना, तो आप, ये है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि वो इन टाइप का है, कि वो इंटीजर टाइप का है, क्योंकि हमारे सारे इंटीजर्स आएंगे इसमें। अब इसमें अगर आप डालना चाहोगे कोई और चीज, तो वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इंटीजर हमने स्पेसिफाई कर दिया है। इसलिए यूजुअली हम ये नहीं करते हैं, बिकॉज ईजियर हो जाता है बाद में, हम अपना डेटा को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो मैं आगे बढ़ूं, और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो। दी यू कैन प्रोसीड। ओके, अभी मैं कोड नहीं करा रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू टीच यू लूप्स फर्स्ट। लूप्स होने से थोड़ा कोडिंग में थोड़ा फिर मजा भी आता है करने में। अभी तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट इज लूप्स। अब सपोज हमको कोई भी एक, जैसे, अच्छा बिफोर दिस आपको बता दूं, अगर आपको कुछ वैल्यू प्रिंट करानी हो तो यू कैन यूज प्रिंट एलएन फंक्शन, will print the value of x। ठीक है, अगर आपको कुछ टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो ये सेम सेम प्रिंट एलएन, और डबल कोट्स में जो भी आपको टेक्स्ट प्रिंट कराना है वो आप लिख दो। और अब जैसे ये प्रिंट एलएन फंक्शन है ना, दिस मीन्स प्रिंट लाइन, तो ये एक्स की वैल्यू और हेलो वर्ल्ड ये अलग अलग लाइंस में प्रिंट होगी। अगर आपको सपोज चाहिए कि ये दोनों सेम लाइन में प्रिंट हो, तो यू कैन यूज द प्रिंट फंक्शन। मुझे कोई बताएगा इसका क्या आउटपुट आएगा? ये 3 स्टेटमेंट्स का भी मैं रन करूंगी तो क्या आउटपुट आएगा, और कैसा दिखेगा वो आउटपुट? फर्स्ट लाइन में 5 होगा, सेकेंड लाइन में हेलो वर्ल्ड होगा, और फिर शायद हेलो वर्ल्ड 2 बार होगा एक ही लाइन में। नहीं नहीं, थर्ड लाइन में हेलो वर्ल्ड। फर्स्ट और सेकंड तो अलग अलग लाइन में होंगे, क्योंकि एलएन का काम तो अलग अलग लाइन करना है। सेकंड और थर्ड एक ही लाइन में आएंगे। ओके, देखते हैं फिर। सिंस मैंने आपको कॉटलिन प्लेग्राउंड का वो दिया था ना लिंक, तो मैं उसी पे आपको दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। अब मुझे बताएगा कोई ये ऐसा क्यों आया आउटपुट, अलग लाइन पे क्यों आया? अरे कोई भी बोलो, गलत भी होगा तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको क्या समझ आ रहा है कि क्यों ये अलग लाइन पे आया? रितिका दी मैं बताऊं? हाँ कोई भी। मे बी बिकॉज हेलो वर्ल्ड जो था उसके बाद वो लाइन ब्रेक कर दी उसने प्रिंट एलन वाले हेलो वर्ल्ड के बाद। हाँ करेक्ट करेक्ट। जो प्रिंट एलन होता है ना, वो लाइन पे प्रिंट करके कर्सर को वो नेक्स्ट लाइन पे कर देता है, चाहे उसके, अगर ये सपोज ये लाइन नहीं भी होती, इसके बाद जो कर्सर होता है वो यहाँ पे ही रहता है। अगर आपको कुछ भी कोड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट डाल दूं, प्रिंट ही डालूं, अब ये वाला हेलो वर्ल्ड और ये हाय, ये दोनों सेम लाइन पे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंट फंक्शन जो है उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर कर्सर को इसे उसने यहाँ पे
हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, अब वो कर्सर यहीं पे रहेगा, स्पेस भी नहीं आएगा, वो डी के पास ही रहेगा, और फिर हाई यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और ये वाला जो प्रिंट फंक्शन है, इसने भी हाई प्रिंट करा, फिर उसका कर्सर भी यहाँ पे रहेगा, वो भी नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा ना, तो स्पेस वगैरह आएगा। इसको रन करके देखते हैं। सी लास्ट में हेलो वर्ल्ड और हाई साथ में आ गए। नाउ लूप्स, राइट। अब लूप्स के लिए, अब जैसे अभी हमने ये हेलो वर्ल्ड हमने एक बार प्रिंट कराया, अगर हमको चाहिए कि यही सेम चीज 5 बार प्रिंट हो, तो आप बार बार प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड ऐसे 5 बार तो नहीं लिखोगे ना, कितना लंबा कोड हो जाएगा, और खुद इंसान के लिए भी तो इरिटेटिंग हो जाएगा। अगर 5 बार तो फिर भी कम है, सपोज 1000 बार करना हो या 10,000 टाइम्स करा हो, तो कितनी बार लिखोगे। उसके लिए मैं यूज लूप्स। अगर हमको कोई भी एक पर्टिकुलर piece of code, if you want to run it a multiple times for multiple times, then we use loops. There are 3 kinds of loops: while, do while and for। ठीक है, सबसे पहले while देखते हैं। while का क्या होता है, सबसे पहले while कीवर्ड, while, फिर जो भी आपकी कंडीशन, फिर जो भी अभी जैसे हमने लिखा था प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, तो वो यहाँ पे आएगा, स्टेटमेंट की जगह पे आएगा, और फिर आइटरेशन। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमको 5 बार प्रिंट कराना है ना, हेलो वर्ल्ड ही, तो हम लिखेंगे while। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे, आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू 0। ठीक है, हमने while किया, हमको 5 बार प्रिंट कराना है, चलो आई इक्वल टू 1 कर लेते हैं, इजी होगा समझने में। 5 बार प्रिंट कराना है, तो हम आई को 5 बार 5 तक लेके जाएंगे, 1 से लेके 5 तक। 1 मतलब एक बार प्रिंट हुआ, 2 हुआ तो दूसरी बार प्रिंट होगा, 3 हुआ तीसरी बार, एंड सो ऑन। 5 तक लेके जाना है, तो हम चेक करेंगे टिल आई या तो लेस देन है 5 से, या 5 के इक्वल है। ये समझ आया ना ये कंडीशन? यस जी। ठीक है, या तो वो 5 से कम है या 5 के इक्वल है, ये कर दिया। फिर हमने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हमको आई को बढ़ाना भी तो पड़ेगा, वरना वो आई तो 1 ही रह जाएगा, फिर इन्फाइनाइट टाइम्स वो प्रिंट होता रहेगा, बिकॉज आई 1 ही रहेगा हमेशा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले आई 1 हुआ, यहाँ पे हमने जैसे ये लिखा। अब मैं एज अ कंपाइलर सोचू, ठीक है, कंपाइलर आया, उसने मेन फंक्शन ढूंढ लिया, फिर उसने देखा अच्छा एक x इक्वल टू 5 है, एक z इक्वल टू 8.7 है, अब एक वैल i इक्वल टू 1 है, ये सारे उसने वेरिएबल्स बना दिए। ठीक है, अब उसने देखा नेक्स्ट है अच्छा वाइल है, वाइल में क्या कंडीशन है, i इज इट लेस देन और इक्वल टू 5। अब i की वैल्यू 1 है, तो ये तो कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आ जाएगा, वाइल लूप में आ जाएगा। उसने देखा अच्छा प्रिंट फंक्शन है, जो भी प्रिंट कराना है उसे प्रिंट करा दिया। फिर नेक्स्ट पे आया i प्लस प्लस, अब i पहले 1 था, तो नाउ i विल बी 2। फिर यहाँ पे एंड पे आया, नाउ अगेन इट विल कम हियर, ये कंडीशन फिर से चेक होगी। आई यहाँ पे 2 था, अब 2 इज इट लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, कम है, तो फिर से ये वाला अंदर आएगा लूप के, ये फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर आई विल बी इक्वल टू 3। ऐसे करते करते जब आई 4 होगा, जब आई प्लस प्लस जब आई 4 होगा, 4 यहाँ पे चेक किया, इज इट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, प्रिंट हो गया। अब आई हो गया 5। ठीक है, नाउ आई इज, आपस ऊपर कंडीशन उसने चेक करी, 5 इक्वल टू है, हाँ है, तो उसने फिर से प्रिंट कर दिया। फिर आई हो गया 6। अब जब 6 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लूप टर्मिनेट, और फिर ये एंड होके जो भी लूप के आगे जो भी स्टेटमेंट्स है वो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सपोज एक और प्रिंट होता, ठीक है, तो ये जो एंड है ये तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक ये वाइल का ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता, जब तक ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा तब तक ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। मैं आपको रन करके दिखा सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने इसको वैल ले लिया।
I1 हुआ था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, 2 हुआ प्रिंट हो गया, 3 हुआ प्रिंट हो गया, 4 हुआ प्रिंट हो गया, 5 हुआ प्रिंट हो गया। फिर जब 6 हुआ था तो ये फॉल्स हो गया था, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई थी, तो ये लूप हो गया टर्मिनेट, और फिर वो यहाँ पे बाहर आ गया, मतलब उसका अब कुछ यूज नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया। अब आगे ये वाला स्टेटमेंट फिर प्रिंट हो गया, एंड। सबको समझ आया व्हाइल लूप? यस जी। मेरा नेटवर्क चला गया था क्या? Were you not able to hear me? We were able to hear you, but your screen was stuck for a few minutes. Oh, okay. Just give me a second फिर मैं hotspot connect कर लूँ। अब विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस जी। यस दी विजिबल है। ठीक है। तो व्हाइल लूप समझ आ गया सबको? यस जी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम ट्राई करने को दे रही हूँ। सब इस पे कॉटलिन प्लेग्राउंड पे अभी ट्राई करो, एंड मुझे बताओ कुछ एरर या कुछ अगर है इशू तो बताना। सिंपल सा ही है। अगर हम आई को आई को आपको इनिशियलाइज करना है 0 से, और आपको ऐसा आउटपुट चाहिए, ऐसा ठीक है, दे देती हूँ। आपको ऐसा आउटपुट आना चाहिए। यार इसमें लिख नहीं पाऊंगी, रुक जाओ। हाँ, वो सेम ही हाई को आपको हाँ 10 टाइम्स करना है, एंड यू हैव टू इनिशियलाइज आई एज 0। आई को टू 0 होना चाहिए, और हाई ऐसे अलग अलग लाइंस पे ऐसे करके 10 टाइम्स आना चाहिए। ये ट्राई करो, मुझे बताओ कैसे करते हैं। या तो कोई स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, या तो कोई मुझे से समझा दो करके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो। यहाँ पे कोड भी है सामने और क्वेश्चन भी है, देख लो और मुझे बताओ। कोई कर रहा है या ऐसे ही बैठे हुए हो? मुझे बता तो दो कि कर रहे हो या नहीं। यस जी। ओके यस दी वी आर ट्राइंग। ओके।
दीदी हो गया। सॉरी वो एको करने लग गई थी, दैट्स व्हाई आई क्लोज्ड इट। अच्छा किसका हो गया? दीदी मेरा भी। हाँ। ओके सो या तो दोनों एक एक करके बताओ, मतलब whoever wants to go first, मुझे बताओ कैसे करा। दी वो स्क्रीन शेयर कर दो। ये वाली? यस दी। जिसका हो गया मुझे समझाओ कैसे किया। Maybe we can do one thing. We can paste our codes in the chat box, so that would be easier. ओके डू दैट देन, एनीथिंग, बस ये मुझे। स्क्रीन शेयर कर लेंगे ना दी? हाँ स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो। दी मेरा तो नहीं हो रहा। दीदी I've written my code in the chat box. ओके सी, जिसका नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मैं अभी समझा दूंगी, पहले जिसका हो गया मैं उसका देख लूं। हाँ करेक्ट महिमा, सही रखा आपने। अब जिसको नहीं समझ आया देखो, आई को 0 लिया। अच्छा नहीं महिमा आपको ना यहाँ पे आई इज लेस देन, अच्छा ठीक है, लेस देन इक्वल टू, हाँ चल जाए, ठीक है ठीक है। या हर्षदा का भी करेक्ट है। अब अच्छा चलो, अच्छा है दोनों ने दो तरीके से दिखा हुआ है। दी मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था लेकिन मेरा तो नहीं चला। दी आई हैव डन इट। ओके जिन्होंने कर दिया दैट्स वेरी ग्रेट, अपने फर्स्ट टाइम में इतने जल्दी अच्छे से कर दिया, दैट्स ग्रेट। श्वेता मुझे आपने बताओ कि आपने क्या लिखा था, तुरंत मैं उसी में आपको बता दूं वेयर यू वेंट रॉन्ग। आपने जो लिखा है ना उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दो। सौम्या यू विल हैव टू टेक i equal i is less than 10 here because ये ना फिर 11 times प्रिंट हो जाएगा। आई आपका Okay. 0 है ना, हाँ तो 0 वाला भी 1 काउंट हो जाएगा, हाँ ठीक है। श्वेता i is equal to 0 and less than 10। She has written val. हाँ वही val, एंड ऑल्सो आपका जो एंड है दैट इज आउटसाइड ऑफ मेन फंक्शन, उसमें भी आपका एरर आएगा। मतलब ये दोनों हटा के भी किया था मैंने, पहले नहीं आ रहा था इसलिए मैंने सोचा ये लगा के देखती हूँ। अच्छा ओके, आपको आई को तो आपको var लेना पड़ेगा, and end wala that will throw an error because it's outside of main function and it is not a function, so that will not print वाले आपको चीजें ना या तो कोई भी खुद का बनाया हुआ फंक्शंस के अंदर आ सकता है या फिर मेन फंक्शन के अंदर आ सकता है। आप कोई वेरिएबल बना सकते हो आउटसाइड ऑफ मेन फंक्शन, बट प्रिंट नहीं करा पाओगे दी आई को वैरी क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना आई प्लस प्लस हो रहा है, अच्छा, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। Yeah, Suchi, no problem. You can join after that. You can leave. ठीक है, श्वेता आपको समझ आया? हमने आई को, अच्छा मैं एक बार समझा देती हूँ प्रोग्राम, ठीक है। आई को हमने 0 किया, फिर ये चेक हुई, कंडीशन चेक हुई, 0 इज लेस देन 10, करेक्ट हुआ, एक बार हाई प्रिंट हो गया, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, ऐसे करते करते जब आई 9 हो जाएगा, अब 0 अगर आप फिंगर्स में आप काउंट करोगे 0 1 2 3, तो 0 भी आपका 1 टाइम प्रिंट हो रहा है ना, तो मतलब जब भी हम आई को 0 से करते हैं इनिशियलाइज, तब हमारा जो भी आइटरेशन होता है ना, आइटरेशन मतलब जैसे फर्स्ट आइटरेशन वुड बी फर्स्ट टाइम आपका लूप के अंदर आया, सेकंड आइटरेशन वुड बी जब सेकंड टाइम कंडीशन चेक हो, दैट इज योर सेकंड आइटरेशन। ऐसे करते करते अगर आप आई को 0 लेते हो तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ आइटरेशन होती है ना, उसका +1 टाइम्स हमारा प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे जो हमने ये वाला करा था प्रोग्राम, इसमें हमारे 5 आइटरेशंस हुई थी, फर्स्ट टाइम आई 1 हुआ तो 1 टाइम हुआ, फिर सेकंड टाइम आई 2 हुआ, ऐसे करके 5 टाइम्स हुई थी ना।
अगर हम 0 लेते हैं तो हमारी आइट्रेशन तो आपकी वही होगी 5 टाइम्स ही होगी, बट आपका प्रिंट +1 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज 0th वाला भी काउंट होता है जो I0 होता है, इसलिए हम <10 लेते हैं। आपने भी तो एंड उसके बाद लिखा था, मतलब मेन फंक्शन के बाद, तो आपका क्यों रन हो गया था? नहीं, मेन फंक्शन के अंदर है ना। ओके। सो आई होप सबको ये प्रोग्राम समझ आ गया हो, बहुत सिंपल था। यस थी। ठीक है, अब इसी को अगर हम डू वाइल से करेंगे, डू वाइल का मतलब होता है, इसी के नीचे लिख देती हूँ, डू वाइल का हमारा ये सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आपका I1, ठीक है, आपका वेरिएबल I1 है, बट कुछ भी हो, चाहे अगर आप यहाँ पे I6 भी होता है ना, चलो मैं पहले 1 से बताती हूँ। 1 है आपको, सबसे पहले ये प्रिंट, सॉरी, सबसे पहले डू के अंदर आया, आपका ये प्रिंट हो गया, आई हो गया आपका 2, फिर आपकी कंडीशन चेक होती है। जैसे वाइल में था, पहले कंडीशन चेक होता है, फिर ही वो डिटरमाइन होता है कि वो उसके फर्स्ट वाला आइट्रेशन में वो प्रिंट होगा या नहीं होगा। बट इन डू वाइल आपका चाहे अगर यहाँ पे 6 भी होता ना, तब भी आपका ये वाला हेलो वर्ड प्रिंट होगा, क्योंकि आपका पहले कंडीशन चेक नहीं होती। पहले आपका जो भी है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूँ तो पहले डू ये वाला टास्क आप पहले करो, तब कंडीशन चेक करो, ठीक है। इन वाइल अलग होता है, वाइल में होता है पहले फर्स्ट चेक द कंडीशन एंड देन डू व्हाटएवर इट्स रिटन इनसाइड द लूप। बट जब, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये आपका प्रिंट हो गया, फिर आपका I2 हुआ, नाउ आपकी कंडीशन चेक होगी, इज 2 लेस देन 5 और इक्वल टू 5, हाँ है, तो फिर से वो प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे हम सीधा 5 ही ले ले, तो सबसे पहले आपका ये प्रिंट हुआ, I6 हो गया, ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर से ये प्रिंट नहीं होगा। अगर हम I6 इनिशियलाइज करते तो फिर भी एक बार तो होता हाँ, ही एक बार तो होता ही, हाँ, डू में कुछ भी हो, आपका एक बार तो वो हो गई, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। इसको अगर रन करके दिखाना है तो मैं 6 ले लेते हैं। सी, एक बार तो प्रिंट हुआ है वो, फिर नेक्स्ट में वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इसलिए फिर वो नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप। अब एक और होता है फॉर। अब जैसे वाइल में हमको ऊपर कंडीशन लिखना पड़ा, फिर अंदर उसका अंदर I++ लिखना पड़ा, तो ये थोड़ा लंबा हो गया ना कोड। अब इसी को अगर हमको 1 लाइन में करना है, तो वी यूज द फॉर लूप। फॉर लूप का ये होता है सिंटैक्स, इसमें एक ही लाइन में आ जाता है आपका जो भी लूप का नाम भी, आपका वेरिएबल का नाम भी, और उसका जो भी जैसे अभी हमने 1 to 5 हमने रेंज ली थी, उसको रेंज बोलते हैं, जो भी उसका वेरिएबल का रेंज होता है। जैसे 1 to 5 जा रहा था, दैट वाज द रेंज ऑफ I। तो इस पे 0 to 10 है फॉर I का रेंज, और ये बाय डिफॉल्ट आपका 1 से इंक्रीज करता जाता है। तो आपको जो I++ हम लिख रहे थे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये लिखोगे, बाय डिफॉल्ट आपका ये आउटपुट आ जाएगा, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके 10 तक, क्योंकि हम यहाँ पे I की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ना, समझे? फॉर लूप समझ आया? अगर अब ये जो हमने प्रोग्राम अभी जो हमने किया ना, ये हाई वाला, इसी को फॉर में लिख के ट्राई करो, सेम क्वेश्चन, बट यूज फॉर। होता है। हाँ, रेंज रेंज डिस्क्राइब करने के लिए डॉट डॉट लगाना होगा, हाँ, लाइक 2 डॉट्स, यस, 2 डॉट्स। एक्सक्यूज मी दी, हाँ,
डी लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स या 11? 11 टाइम्स। जो हमारी अपर वैल्यू होती है वो भी इंक्लूडेड होती है? नहीं, लाइक बट यहाँ पे 0 से स्टार्टेड है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ जी। तो अब सो इसको काउंट। हाँ ओके ओके, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पूछ रही थी कि जो लास्ट वैल्यू होती है 10। हाँ हाँ, इफ यू यूज डबल डॉट्स देन वो लास्ट वाली भी होती है, उसमें एडेड होती है। अच्छा ओके ओके दी, थैंक यू। अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगी कि फॉर लूप एरे में कैसे यूज होता है। तो वहां पे हम यूज करते हैं अनटिल, उसमें आपका सबसे जो एंड वाला वैल्यू है वो एडेड, इट्स नॉट इंक्लूडेड, तो डबल डॉट्स में होता है। ओके दी ओके। दी डन। Dee, you can check the chat box once. हाँ सौम्य, यू राइट, बट इससे ना आपके 11 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, तो आपको Yes, 10, yes, that is. हाँ 10 करना होगा, तो I1 लिख देना 0 की जगह। Okay, Dee. बाकी आप लोग कर रहे हो? दी I have sent you in the chat. Yeah, you both are correct. Shweta and Tanisha, both are correct. Great. Rest, should I move on या आप लोग कर रहे हो? I think you can go ahead. ठीक है। सो अब यही फॉर लूप को हम कैसे यूज करेंगे इन एरेज। अच्छा चलो, एरेज के पहले लेट्स डू इफ एल्स। अब जैसे हमको सपोज एक प्रोग्राम बनाना है टू चेक कि हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं और उन वेरिएबल्स में कौन सा बड़ा है, ए या बी, कौन सा बड़ा है। दो वेरिएबल्स है ए और बी, हैव टू चेक द मैक्सिमम। तो उसके लिए ऐसे नॉर्मल तो हम नहीं चेक कर पाएंगे ना, कुछ कंडीशन लूप में भी हमारी कंडीशन होती है, बट लूप में ऐसे कुछ चेक करने वाला तो कंडीशन होता नहीं है ना। उसके लिए हमारे पास होते हैं इफ एल्स। हाँ, इफ एल्स स्टेटमेंट्स बोलते हैं उनको। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दो नंबर्स आ रहे हैं, इस प्रोग्राम से हम समझते हैं, ठीक है। दो नंबर्स आ रहे हैं, उनको हम चेक करना है उनमें से कौन सा बड़ा है। अब हमने x इक्वल टू 5 लिया ना, एक और ले लेते हैं, 3 तो नहीं लेते, x और z ही ले लेते हैं। तो हमें तो पता है कि ये 8 बड़ा है, बट जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हमको क्या कैसे पता होगा कौन सा बड़ा है। तो हम पहले चेक करें, देखेंगे इफ z इज ग्रेटर देन x, तो प्रिंट कर दो max इक्वल टू z। तो प्रिंट ले लो, डॉलर का साइन मतलब जो भी आपकी वैल्यू है ना z में, वो वही वैल्यू ले लेगा।
मतलब इसको डायरेक्ट इसके अंदर भी लिख सकते थे, इसी में लिख लो। else ठीक है। अब इस ये जो कोड मैंने लिखा है इसका मतलब है, सबसे पहले आप ये अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स होती है ना तो ये हटा भी सकते हो ब्रैकेट, मतलब जरूरी नहीं है। अगर ऐसे मैंने सिर्फ सिंगल प्रिंट है ना, अगर इसके बाद एक और प्रिंट आता तो वी हैव टू यूज कर्ली ब्रेसेस, अदरवाइज देयर इज नो नीड। चलो लिख ही लेती हूँ। इसका मतलब अब हम दो वेरिएबल्स है x और z, पहले चेक हुआ क्या z इज ग्रेटर देन x, हाँ है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज ये यहाँ पे 4 होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो जहाँ पे भी इफ का ये खत्म हो रहा है ना ब्रैकेट, उसके नेक्स्ट में जो भी एल्स है उस एल्स को उसके साथ इफ एल्स हमेशा पेयर्स में आते हैं। एक्चुअली एल्स हमेशा if के साथ ही आता है। You can have a single if statement, but you cannot have a single else statement without any ifs in your program. तो जो भी, और सपोज जैसे अब हमने एक ही if लिखा है ना, अगर सपोज हमारे पास एक और if होता, इसी if के ऊपर एक और if होता, ठीक है, ऐसे बहुत कुछ भी स्टेटमेंट होती और उसका ऐसा ब्रैकेट होता, तो ये जो एल्स है ये इस इफ के साथ होगा। इस एल्स के पहले जो भी इफ मिलेगा ना वो उसके साथ पैर अप हो जाएगा, और इस इफ के साथ अगर आपको एल्स लिखना है तो इसके बाद एल्स जो भी लिखोगे वो उसके साथ आएगा। ओके, so this code means जो भी this will check if z is greater than x or not. If it's true, then this block will be printed और ये वाला skip हो जाएगा, आपका print नहीं होगा. This will print only if this statement is false. तो यहाँ पे इसको अगर आप वो करोगे run, तो max equal to 5 आ गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे 5 और 4 थे, इसको हम 8 करेंगे तो max equal to 8 आ जाएगा। समझ आया? यस दी। यस दी। अगर हमको तीन कंडीशन, सपोज 3 वेरिएबल्स होते हैं तो 3 कंडीशंस होते हैं हमारे। एक और ले लो, y इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आएगा else if। तो पहले हमको चेक करना होगा कि चलो मैं इस प्रोग्राम के लिए नहीं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेस्टेड इफ यूज होगा। कोई ऐसा प्रोग्राम बताना जिसमें 3 कंडीशंस हमको चेक करना हो। चलो सपोज हमको देखना है कि क्या हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether variable x is equal to 5 or not। ठीक है, सपोज हमको ये चेक करना है। तो अच्छा ठीक है, ये पहले ठीक है मैं बता देती हूँ। x हमारा 6 लिया हमने, नाउ टू चेक whether this is equal to 5 or not। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या आएगी, is x equal to 6। अरे यार ये भी 2 ही हो गए। अच्छा ठीक है, ये ले लेते हैं टू चेक whether वेरिएबल x is positive, नेगेटिव और इक्वल टू 0। तो इस पे 3 कंडीशंस है ना। अब हम सबसे पहले चेक, x को हमने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, वी विल फर्स्ट चेक इज x इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अगर है तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर,
else if x is lesser than 0, negative, else equal to 0. अब यहाँ पे पहले आपका if चेक होता है, अगर अब ये false हुआ तो else if पे आ जाता है, अगर फिर ये false हुआ तो else आपको प्रिंट हो जाता है. यहाँ पे you can have another else if also, कितने भी else if आ सकते हैं. तो जब भी सबसे लास्ट वाला else if जो होगा वो जब false हो जाएगा तभी आपका else प्रिंट होगा, वरना आपका ये else प्रिंट नहीं होगा. समझ आया? इसमें अगर आप चेक करो, रन करोगे ना तो इससे पॉजिटिव आएगा कि आपका फर्स्ट ही आ गया. अब इसको अगर हम 0 लेते हैं तो इक्वल टू 0 प्रिंट हुआ. ये दोनों चीजें प्रिंट नहीं हुई. क्यों? क्योंकि x 0 था तो ये आपका फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो यही बचा, तो ये प्रिंट हो गया. आई होप समझ आ गया होगा. दी बस एक डाउट है कि जो वैर और वैल होता है, तो वैल में तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना? ऐसा होता है. हाँ. तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों कब पड़ती है, मतलब वैल लिखने की? एरेज, स्ट्रिंग्स, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, अगर नंबर या ईमेल लेना है, आगे अगर आप उसी नंबर या ईमेल पे कुछ कहीं और स्टोर करना चाह रहे हो, सपोज आपका ऐप है, आपने रजिस्ट्रेशन का ऐप बनाया, सॉरी आपका ऐप है, आपके स्क्रीन है रजिस्ट्रेशन की, आपने वो वैल्यूज ले ली है ना. अब उसी को आपको स्टोर करना होगा, जो भी आपका डेटाबेस होगा, सपोज कोई आपकी टेबल है, कोई आपका फाइल है जहाँ पे सारा ये डेटा स्टोर हो रहा है, तो इसी को कॉपी पेस्ट करना होगा ना. और आप चाहते हो कि अगर वो डेटा पे सपोज कभी किसी ने कुछ भी डिलीट करने की कोशिश करे तो वो चेंज ना हो, मतलब कुछ भी चेंज करने की कोशिश करे किसी का भी नंबर, तो चेंज ना हो, तो उसके लिए यू कैन यूज वैल कि वो नंबर कभी चेंज ही ना हो. ठीक. यहाँ तक समझ आया सबको? दीदी else if कब यूज करना एक बार बता दो. जब आपके मोर देन 2 कंडीशंस हो. ठीक है. और कुछ डाउट? ठीक है. सो लास्ट टॉपिक फॉर द डे. अब जैसे 3 कंडीशंस थे तो हमने इफ एल्स टिक किया. अब व्हाट इफ हमारे पास, अगर सपोज यही प्रोग्राम हमारा होता कि सब, अच्छा ठीक है, सपोज वी हैव अ प्रोग्राम टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर इन वर्ड फॉर्म. ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है, जो भी उसका नंबर है, हमको पता है कि कोई उसी रेंज के नंबर, सपोज हमारे पास 0 to 10 के बीच में ही कोई नंबर एंटर कर रहा है यूजर, और हमको उसका वर्ड फॉर्म, वर्ड में जैसे 0 है तो ZERO ऐसे प्रिंट कराना है. ठीक है, तो इसके लिए अगर आप इफ और एल्स इफ से बनाओगे तो कितने सारे कंडीशंस देखने पड़ेंगे. 11 तो कंडीशंस आएंगे ही ना. इफ x इज इक्वल टू 0, फिर एल्स इफ x इज इक्वल टू 1, ऐसे करते करते हर एक नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, तो कितना लंबा कोड हो जाएगा ना वो. उसी को शॉर्टन करने के लिए वी यूज द व्हेन कीवर्ड. अगर किसी को थोड़ा सा सी का पता हो तो सी में हमारा होता है एक स्विच, सी या C++ में स्विच होता है ना, ये वही सेम चीज है, बस स्विच की जगह यहाँ पे व्हेन आ गया. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला वर्ड फॉर्म में करना है, x को हम ले लेते हैं 7. ठीक है, हम लिखेंगे व्हेन जो भी हमारा वेरिएबल है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर आता है. फिर आपका वो खुलता है, हाँ पैरेंथेसिस खोलोगे, जो भी आपकी कंडीशन है, जैसे हमको चेक करना है कि इज इट इक्वल टू 0, है ना, तो क्या वो 0 है, अगर है तो प्रिंट. फिर हमको चेक करना है क्या वो 1 के इक्वल है, सेम चीज यहाँ पे 1 आ जाएगा. छोटा नंबर ले लेते हैं,
2 के लिए भी सेम चीज आएगी। देखो अब इसने क्या किया, x हमारा 4 था, हमने x पे when यूज कर रहे हैं, उसे चेक किया, इज इट 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 है, तो उसका वही वही प्रिंट हो गया। अब जैसे ये प्रिंट हो जाता है ना, तो उसके आगे फिर वो चेक नहीं करता है, क्योंकि वहीं पे उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो मतलब आगे ऑब्वियसली आगे वाला तो सेम नहीं होगा ना, जब यहाँ पे दिस इज ओनली फॉर लाइक व्हेन यू चेकिंग अगेंस्ट नंबर्स। अगर यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन होता ना, अगर a प्लस बी या ऐसे कुछ होता, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट केस। बट अगर आप सिर्फ इंटीजर्स या सिर्फ एक नंबर से या कोई भी कैरेक्टर से, कैरेक्टर लेना हो तो ऐसे लोगे, ठीक है, कोई कैरेक्टर से अगर कंपेयर करा रहे हो, तो जहाँ पे भी वो प्रिंट होता है, जहाँ पे भी वो सेम हो जाए, सॉरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो वहीं पे रुक जाएगा, फिर वो वेन के बाहर आ जाएगा। अब इसी में अगर सपोज हमने यहाँ पे 6 लिया है, तो कोई भी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे एक एल्स। अगर कुछ भी नहीं है, एल्स आउट ऑफ रेंज। यहाँ पे हमने 0 to 5 रेंज लिया था। समझ आया? इसको रन करोगे तो आउट ऑफ रेंज आएगा। बता दो अगर समझ आया हो तो। यस, ये आ गया समझ। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अब मुझे कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर today, guys. Share if you want to share what you learned today in the session. You can use these following hashtags and tag these people on LinkedIn, Twitter, and share what you learned. I hope you had a good time, and see you on the next session. Bye bye.